देखिए, अगर सूरज की तरह जलना है तो आपको रोज़ उगना पड़ेगा। देखिए, आज है 24 जून और आज की वीडियो में कुल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए, इससे आपका पुराना प्रश्न जो है रिवाइज़ हो जाता है। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। आज से आप रट डालिए कि 23 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और देखिए 2022 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। और आपको बता दूं प्रत्येक 4 साल में एक बार जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है और दुनिया भर में हजारों एथलीट इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल में जो है एक बार होता है। बाकी ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है 23 जून को, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जिसको अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कहते हैं ये कब मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस को यानी कि यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे को हम 23 जून को मनाते हैं। और देखिए इस साल 2022 के आयोजन का विषय है कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना है। याद रखिएगा इस वर्ष के आयोजन का विषय कोविड-19 से बेहतर तरीके से निर्माण करना, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नवीन साझेदारी को बढ़ाना है। और देखिए जो आपका 20 दिसंबर 2002 का दिन था, इस दिन जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव 57/277 पारित करके हर साल 23 जून को जो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया था। और इस दिन को मान्यता देने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कार्यक्रम की भी घोषणा की थी। तो ये सारी डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे खास है 23 जून को हम संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाते हैं। और अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस को हम 23 जून को मनाते हैं और 2022 के लिए इसकी थीम रखी गई है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान। और देखिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है ये आपका 2005 में आयोजित हुआ था और इसकी शुरुआत लॉर्ड लुम्बा फाउंडेशन के अध्यक्ष चेरी ब्लेयर ने किया था। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है 23 जून को। और 2022 की थीम क्या है विधवाओं की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सतत समाधान। और चौथा प्रश्न आज का है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस पूर्व कप्तान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए जो इंडियन फीमेल क्रिकेटर थी रूमेली धर, इन्होंने जो है अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये जो महिला क्रिकेट टीम है भारत की तो इसकी पूर्व कैप्टन भी रह चुकी हैं। और रुमेलीधर ने भारत के लिए 4 टेस्ट मैच, 78 वनडे और 18 T20 मैच खेले हैं और इन्होंने 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। और पांचवा प्रश्न है कि एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो देखिए जो जापान है ये जो है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर रहा। और सबसे बड़ा सवाल है कि एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो देखिए दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर है यहाँ पर जो है एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। जहाँ पर जो भारतीय साइकिलिंग टीम है इसने 2 स्वर्ण पदक जीता, 6 रजत पदक जीता और 15 कांस्य पदक जीता। और इन सबको मिलाकर कुल 23 पदक जीते भारत ने। और देखिए आपको बता दूं जो जापान है, जापान ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीते थे और 27 पदक जीते हुए पहला स्थान हासिल किया था प्रतियोगिता में। ठीक है, तो जापान ने 27, भारत ने 23 पदक। और आपको बता दूं जो आपका ये अभी हाल ही में एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 आयोजित हुआ था कहाँ पर, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर खेल परिसर में। तो वहाँ पर जो है जो भारत का प्रदर्शन रहा ये अब तक का जो है सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा। और ये जो है भारतीय साइकिलिंग दल का सबसे बेस्ट प्रदर्शन इस बार का रहा अब तक जितने भी साइकिलिंग प्रदर्शन हुए हैं। ठीक है,
तो याद रखिएगा कि जापान ने एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कुल 27 पदक जीतते हुए पहला स्थान हासिल किया था। और देखिए छठवां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। देखिए नाम से लग रहा है कि इसको पाकिस्तान ने किया होगा या फिर किसी इस्लामिक देश ने किया होगा। अगर मैं भी एग्ज़ाम में बैठता और सामने ऑप्शन मिलता पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, तो उन्हीं में से कोई एक ऑप्शन मुझे चूज करना था। लेकिन नहीं, देखिए नूरी रॉकेट इसको दक्षिण कोरिया ने जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है हाल ही में। और इसके पहले भी एक नूरी रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ था, तो ये दूसरा टेस्टिंग था नूरी रॉकेट का। और देखिए इस प्रक्षेपण ने दक्षिण कोरिया को अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने वाला दुनिया का 10वां देश बना दिया है। तो ये क्रम याद रखिएगा। और आपको बता दूं ये चीज़ जरूर याद रखिएगा कि नूरी रॉकेट का ये दूसरा परीक्षण था, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो देखिए जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और आपको बता दूं जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ 1 जून से केवल जल सौर ऊर्जा इस्तेमाल की जा रही है। और सबसे खास बात, जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इस एयरपोर्ट पर 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है लक्ष्य पाने की दिशा में बड़ा कदम है। और जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, तो इसकी जो कुल बिजली की 6% ऊर्जा है, ये जो है आपका एयर साइड और कार्गो टर्मिनलों की छतों पर जो लगा सोलर पैनल है उससे प्राप्त हो रहा है। बाकी जो 94% जो बिजली है, ठीक है, ये जल ऊर्जा से मिल रही है। यानी कि 6% बिजली का जो आपूर्ति है ये किससे हो रहा है, ये जो है सोलर पैनलों से हो रहा है और जो आपका विंड एनर्जी है उससे हो रहा है, ठीक है। और साथ में जो जल ऊर्जा है इससे 94% जो है जो बिजली बनाई जा रही है उसका यूज कर रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यानी कि कुल 100% जो बिजली है इसकी आपूर्ति अक्षय ऊर्जा के माध्यम से हो रही है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ख़ास बात की जो आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका G7 सम्मेलन 2022 है, ठीक है, तो ये आपका जर्मनी में आयोजित होगा। और ये 26 और 27 जून को जो है जर्मनी में आयोजित होगा, ठीक है। और पीएम मोदी भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जाएंगे। और आपको बता दूं विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी देते हुए बताया है कि पीएम मोदी जो है ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज के निमंत्रण पर सोल्ज एलमाउ जाएंगे, जहां पर वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। और देखिए आपको बता दूं कि जो आपका G7 शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये जर्मनी की अध्यक्षता में इस बार हो रहा है, जिसमें अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया है। तो पीएम मोदी 26 और 27 जून को कहाँ पे होंगे, जर्मनी में होंगे G7 सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हुए, ये आपको देखे जाएंगे। और देखिए G7 की बात करें तो उसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 7, ठीक है, जिसको शॉर्ट में G7 कहते हैं। देखिए जो आपका ग्रुप ऑफ 7 है ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जो कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और यूएसए से मिलकर बना हुआ है। और देखिए इसमें जो आपका यूरोपियन यूनियन है यानी कि यूरोपीय संघ है, एक नॉन इनोमिनेटेड मेंबर है किसका, G7 का। और देखिए G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, इसको याद रखेगा। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जो है कितनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। तो देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित जो है कुल 19 जो है वस्तुओं पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। और आपको बता दूं जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसने प्रभावी एक्शन प्लान के जरिए कुल 19 वस्तुओं पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा हाल ही में की है। और इस प्लान में जागरूकता एवं कार्रवाई दोनों साथ साथ चलाए जाएंगे, ठीक है। यानी कि जागरूक भी लोगों को किया जाएगा कि भैया ये फलाना 19 चीज़ें जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी हैं इसका उपयोग जो है प्रतिबंधित हो गया है भारत में। अगर आप मानेंगे नहीं तो आपको दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो अवेयरनेस भी फैलाया जाएगा और प्रतिबंध के बारे में बताया जाएगा, और जो नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई भी साथ में होगी। तो जागरूकता और कार्रवाई दोनों साथ साथ होगी। और देखिए जो आपका CPCB यानी कि सेंट्रल जो पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड है
इसने जो है कंपोस्टेबल प्लास्टिक के लगभग 200 निर्माताओं को वन टाइम सर्टिफिकेट अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। और देखिए राज्य स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिबंधित 19 वस्तुओं पर 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से रोक लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो देखते हैं इस बार जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, वो बंद होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कई बार ऐसी मुहिम चलाई जा चुकी है, लेकिन चोरी छुपे जो है प्लास्टिक का यूज़ बढ़ता जा रहा था। और देखिए 10वां प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार कौन सा शहर रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो देखिए जो आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है, ऐसा बताया गया है द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में। देखिए दुनिया के सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है पहले नंबर पर। और इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत ही इस बार खराब रहा। देखिए कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर है और मुंबई 117वें स्थान पर है। देखिए जब भी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, जब भी ये द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है, तो हर साल पूछता है कि इस साल दिल्ली और मुंबई जो है ये किस स्थान पर हैं, ठीक है। चाहे किसी शहर का पूछे ना पूछे, लेकिन दिल्ली और मुंबई का जरूर पूछता है। तो 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें स्थान पर और मुंबई 117वें स्थान पर है, याद रखिएगा। देखिए जो आपका द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, इसके द्वारा जारी वार्षिक वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक में पाकिस्तान की वित्तीय राजधानी कराची और बांग्लादेश की राजधानी ढाका को दुनिया में सबसे कम रहने लायक शहरों में रखा गया है। यानी कि रहने के लिए दुनिया का सबसे घटिया शहर जो है, इसकी सूची में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और पाकिस्तान की राजधानी कराची है। यानी कि पाकिस्तान का जो है जो कैपिटल है, देखिए सबसे घटिया शहरों में नंबर 1 पे है रहने के लिए, ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस व्यक्ति को भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक अपॉइंट किया है। तो देखिए जो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसने भी हाल ही में डीजे पांडियन को हाल ही में भारत में क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक बनाया है। आपको बता दूं जो आपके डीजे पांडियन है, ये इससे पहले बीजिंग स्थित एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB में उपाध्यक्ष और मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा शेयर है। यानी कि भारत सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चीन के बाद, किसमें, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में। और हम बात कर रहे थे न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, चीन के शंघाई में है। और इसको अगर आप रट लेते हैं तो 1 नंबर आपका एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मुझे लगता है कि लगभग हर साल एग्जाम में अगर 10 एग्जाम हो रहे तो 5 में जरूर पूछता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में बताइए। शंघाई चीन में है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, मार्कोस प्राडो ट्राइजो। और इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा की गई थी, ब्रिक्स BRICS, ठीक है। देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है। इसमें B का मतलब है ब्राज़ील, R का मतलब है रसिया, I का मतलब है इंडिया, C का मतलब है चाइना, S का मतलब है साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। और ब्रिक्स ने मिलकर जो है क्या किया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है स्थापना किया था। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का पुराना नाम था ब्रिक्स बैंक, ठीक है। तो ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नाम दिया गया था बाद में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। 12वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई। तो देखिए जो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा है, ये लेह लद्दाख में हाल ही में शुरू हुआ है। और देखिए इस 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का उद्घाटन जोशीमठ के भद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्री 1008 वासुदेव वंद जी ने किया। भारत सरकार ने इस 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा को यादगार बनाने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। तो याद रखिएगा 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा जो है ये आपकी लेह लद्दाख में शुरू हुई है। 13वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया। तो देखिए इस भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया गया है उधमपुर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का उधमपुर जिला है, वहाँ पर भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने आधिकारिक तौर पर उधमपुर जिले के दंडयाल पड़ोस में जो है इस भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। और ये जो वेधशाला है ये उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़
रामबन और कई अन्य जिलों के व्यापक भूकंपीय रिकॉर्ड का संकलन करेगी। और देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार केंद्र सरकार की योजना अगले 4 महीनों में 152 भूकंप प्रयोगशालाएं खोलने की है, जिनमें 3 और कश्मीर संभाग में हैं। ठीक है। और देखिए रियल टाइम डेटा संग्रह और निगरानी बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में इस प्रकार की कुल 100 अतिरिक्त भूकंपीय केंद्र देश भर में जो है खोले जाएंगे, जिनमें से एक अभी हाल ही में कहाँ पे खोला गया है, उधमपुर में, जो कि जम्मू कश्मीर का एक जिला है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके रंजीत बजाज हैं, ठीक है, रंजीत बजाज को हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। 15वां प्रश्न है कि बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं। तो देखिए भारत के एक पर्वतारोही हैं जिनका नाम है स्कालजैंग रिगजिन। ये अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन की सहायता के चढ़ाई की है। यानी कि ये ऑक्सीजन की टंकी वंकी नहीं ले गए थे, डायरेक्ट इन्होंने चढ़ाई कर दी। देखिए माउंट अन्नपूर्णा की बात करें तो ये नेपाल में स्थित जो है हिमालय का एक हिस्सा है जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि माउंट अन्नपूर्णा कहाँ है तो ये नेपाल में स्थित है और ये हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8000 मीटर। और इस माउंट अन्नपूर्णा पर बिना ऑक्सीजन की सहायता के चढ़ाई करने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बन गए हैं, स्कालजैंग रिगजिन। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है, नाम बताइए इनका। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है, बताइए। और देखिए पांचवा प्रश्न है आपके लिए कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने % नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल अपडेट का पहला प्रश्न है कि कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। और दूसरा था कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो देखिए इसको लिखा है RN भास्कर ने। और तीसरा था कि हाल ही में किस वामपंथी नेता को कोलंबिया का राष्ट्रपति चुना गया है, तो देखिए कोलंबिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं गुस्तावो पेट्रो। चौथा था कि हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया ने स्वकर्मा फाइनेंस में कितने % हिस्सेदारी खरीदी है, तो 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है। और देखिए पांचवा था कि हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो देखिए इस योजना का नाम है निपुण। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।